कर्नाटक राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय सतीश जारकिहोली, एमएलसी श्री प्रकाश उक्केरी जी, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी जी, आदरणीय सांसद मेरे सहयोगी पार्लियामेंट के श्री अन्ना साहेब जोले, राज्यसभा के एमपी इरण्णा कडाडी जी, श्री पीसी गड्डीगौडर एमपी, श्री राजा अमरेश्वरा नाइक एमपी, श्री कराडी संगना एमपी, श्रीमती सविता कामले जी मेयर, उपस्थित सभी एमएलएगण, पूर्व एमएलएगण और उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि पिछले अनेक सालों से जब से मैं मंत्री बना तब ये बेलगांव के रिंग रोड की समस्या मेरे सामने अनेक बार सभी लोगों ने रखी। आज सुरेश जी नहीं है, वो भी इसके लिए बहुत बार आए। उसके बाद में जब भी ये बेलगांव से कोई एमएलए एमपी आते थे तो सभी इस बात का जिक्र करते थे। आज मुझे खुशी है कि उस काम का आज शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से ये बेलगांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बेलगांव की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तब कर्नाटक में केवल 6,707 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई थी। 2024 में आज ये करीब 8,200 किलोमीटर हुई है। हम कर्नाटक में इस 10 साल में हमने ये संकल्प किया था कि हम कम से कम 3 लाख करोड़ के काम करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब 65,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और करीब 80 से 1 लाख करोड़ के काम ऑनगोइंग है और 1.5 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में, जिसकी घोषणा कुछ आज कामों की मैं करने वाला हूँ। कर्नाटक ये बहुत प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और रोड के सिवा ना टूरिज्म बढ़ सकता है, न इंडस्ट्री आ सकती है, ना रोजगार हो सकता है और इसलिए निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा उपयोग कर्नाटक के लिए होगा। आज बेलगांव में 6,900 करोड़ की लागत से बनने वाले 15 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी हो रहा है और 300 करोड़ की लागत के 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो बेलगांव का बाईपास है इसका 3 पैकेज में लेंथ 69 किलोमीटर है और इसकी कीमत 3,400 करोड़ रुपए है। बेलगांव से गोवा तक जाने का समय जो 3 घंटे लग रहा था अब निश्चित रूप से वो 1.25 घंटे हो जाएगा, जिसके कारण एक बहुत बड़ी सुविधा निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी। सांब्रा हवाई अड्डे जो बेलगांव का हवाई अड्डा है उसके लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और हवाई अड्डे से सुवर्ण विधानसौधा तक पहुंचने के लिए यात्रा का समय भी कम होगा। बेलगांव के पास हट्टारगी कनगला के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ होगा। आज 1,622 करोड़ रुपए की लागत से 34 किलोमीटर के एक पैकेज का भूमि पूजन हो रहा है और शेष 2 पैकेज का डीपीआर लगभग पूरा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 748A जो बेलगांव से हुंगुड़ रायचूर है, ये टोटल 7 पैकेजेस में ये रोड बन रहा है, 317 किलोमीटर की है और इसकी कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। यह बेलगांव से हंगड़ तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और यात्रा का समय 8 घंटे से कम होकर केवल 3.5 घंटे हो जाएगा। इस बात का निश्चित रूप से आपको बहुत उपयोग होगा। यह परियोजना 2 प्रमुख एक्सप्रेस हाईवे पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को इसकी कनेक्टिविटी प्रदान होगी और कर्नाटक के उत्तरी जिलों में आर्थिक विकास होगा। मार्च 2024 तक इसका अवार्ड होगा, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। जो
तुमकुर बाईपास का भी बहुत दिनों से डिमांड थी। ये करीब 2600 करोड़ का 44 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क में से एक वसंता नरसापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शिवमोगा, होन्नावरा, करवार के साथ बेहतर कनेक्टिव होगी और इसके कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है उसको भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। तुमकुरू, शिवमोगा और चिकमगलूर जिलों के पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने के लिए बंगलोर के पर्यटनों की इससे निश्चित रूप से परेशानी मुक्त होगी। मुझे बहुत विश्वास है कि 6 लेनिंग ऑफ बेलगांव टू संकेश्वर, ये महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर सेक्शन NH4, इसकी 2 पैकेजेस लेंथ 78 किलोमीटर है, जिसकी कॉस्ट 3000 करोड़ रुपए है। पर यहाँ हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 और ट्री कटिंग परमिशन अभी भी पेंडिंग है। मैं आदरणीय मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र के काम काफ़ी रुके हुए हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टर बीच में से फॉरेस्ट के परमिशन न मिलने के कारण आखिर चले गए और उन्होंने हमारे ऊपर क्लेम डाले। आप थोड़ा इसमें इंटरवेन करके आदरणीय मुख्यमंत्री से कहकर ये स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियर करके आप इसको मुंबई भेजेंगे तो ये जो 7 किलोमीटर लेंथ है ये पूरी होगी, तो जिससे डायरेक्ट मुंबई से बेंगलोर जो कनेक्टिविटी है, जिसका लगभग गोवा तक काम अब पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हम ये आगे तो त्रिवेंद्रम तक जाएगा, तिरुवनंतपुरम तक, कोचीन तक, तो ये कनेक्टिविटी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और गोवा टू बेलगांव के बीच में भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बेलगांव से जो संकेश्वर तक का यात्रा का समय है वो आज 2.5-3 घंटे लगता है, वो निश्चित रूप से 1.25 घंटा हो जाएगा। 2 लेन पेव शोल्डर विथ पेव शोल्डर्स, ये औराद से बिदर सेक्शन NH 161A, जिसकी लेंथ 46 किलोमीटर है, 303 करोड़ उसकी कॉस्ट है। ये मार्च 2024 में पूरा हो जाएगा। यात्रा का समय 2 घंटे से 1 घंटा हो जाए और इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं जो 10,000 किलोमीटर के है और जिसके ऊपर हम करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इन 27 एक्सप्रेसवे में से 3 एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 500 किलोमीटर, 30,000 करोड़ की लागत कर्नाटक से होकर गुजरती है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला हाईवे है जो बेंगलोर से चेन्नई है, जो 262 किलोमीटर है, 18,000 करोड़ का है। 53% काम इसका पूरा हुआ है। 71 किलोमीटर लेंथ कर्नाटक में है और लगभग 87% काम कर्नाटक का पूरा हुआ है, जिससे बेंगलोर से चेन्नई केवल 2 घंटे में हो जाएगा और इस साल दिसंबर के पहले इस हाईवे को हम निर्माण करके आपको निश्चित रूप से यहाँ की जनता को इसकी सुविधा उपलब्ध करा के देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेंगलोर के रिंग रोड की है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अनेक सालों से पड़ा हुआ है और बंगलोर के हर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लोगों बहुत त्रस्त है। जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो मेरे पास आके गए। बंगलोर में IT इंडस्ट्री में अजीज़ प्रेम जी से लेकर किरण मुजुमदार तक वो भी आके गए और बंगलोर की जनता बहुत त्रस्त है। हमने ये 282 किलोमीटर का बंगलोर रिंग रोड ये काम मंजूर किया है। ये करीब 17,000 करोड़ का है। 34% काम पूरा हुआ है और इसकी 242 किलोमीटर लेंथ जो है वो कर्नाटक में है और बाकी थोड़ी तमिलनाडु में है और इसका भी करीब स्टेट में 40% काम पूरा हुआ है। मेरा विश्वास है कि ये बंगलोर का रिंग रोड ये कर्नाटक के लिए सभी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए एक लाइफलाइन बनेगा और बेंगलोर का निश्चित रूप से ट्रैफिक कंजेशन इससे काफ़ी कम होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है वो सोलापुर कर्नूल चेन्नई और ये हाईवे 337 किलोमीटर का है, 11,000 करोड़ का है। इसका 32% काम पूरा हुआ है और मेरा विश्वास है कि कर्नाटक में भी करीब 40% काम पूरा हुआ है और इस प्रोजेक्ट का कीमत जो है ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। पर ये केवल कर्नूल से, सोलापुर से कर्नूल तक चेन्नई वाला नहीं है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में जाता है। आप कभी हिमाचल प्रदेश में मनाली में गए होंगे, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर अपना वहाँ लगकर हम हैं। उस मनाली में एक रोहतांग पास है
और वहाँ जाने के लिए 3.5 घंटे मनाली से लगते थे। अब वहाँ हमने अटल टनल बनाई है, जिसके कारण केवल 8 मिनट में हम इसको क्रॉस करते हैं। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक पूरे हिमालय के बीच में से बहुत सुंदर रोड बन रहा है। आप ज़रूर उधर जाइए, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ 4 टनल बना रहे हैं, सबका काम शुरू हो गया है। और वहाँ से लद्दाख और लेह में आप जा सकते हैं। और लद्दाख लेह से निकलकर आप आगे, हमने एक बहुत बड़ी आशिया की सबसे बड़ी टनल 11 किलोमीटर की जोजिला टनल बना रहे हैं, जिसमें 11 किलोमीटर की यह टनल है, आशिया की सबसे बड़ी। और इसका लगभग 75% काम पूरा हुआ है। और यह टनल क्रॉस करके फिर दूसरी टनल लगती है झेड़मोर, और झेड़मोर से हम आते हैं श्रीनगर कश्मीर में। और कश्मीर में आने के बाद श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं। करीब 17 टनल पूरी हो गई है। और यहाँ आते समय कटरा वैष्णो देवी, जहाँ आप सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, हम दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। और इसी कटरा लगने के पहले वहाँ से निकलकर हम अमृतसर आएंगे, और अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। अब 20-20 घंटे लगते हैं। और यहाँ से दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम लोग सूरत तक आएंगे। और सूरत के बाद अब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और किसी भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अब मुंबई और मुंबई और पूना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 रूट है, पुणे से सोलापुर, पुणे से कोल्हापुर, पर इसकी आने की अब ज़रूरत नहीं है। अब सूरत से हमारा रोड डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर तक हाईवे का काम 60% हो गया है। और उसके बाद ये सोलापुर से कर्नूल चेन्नई ये हाईवे है। ये हाईवे के ऊपर हम करीब 40-45 हज़ार करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और ये सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई, ये कन्याकुमारी तक जाएगा, त्रिवेंद्रम तक जाएगा, हैदराबाद तक जाएगा, ये कोचीन तक जाएगा, और ये कन्याकुमारी तक जाएगा। और ये पूरी योजना जो है, इसके कारण हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये भाषण में कहते थे। मुझे याद है, मैं बचपन में जगन्नाथराव जोशी जी का जनसंघ के समय भाषण सुनता था, और वो अपने भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो पहली बार ये जो प्रोजेक्ट है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र और केरल, ये पूरे साउथ के स्टेट को जुड़ेगा। और आपका दिल्ली से चेन्नई तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और ये कर्नूल से, ये कर्नाटक से निकलेगा, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के, उनका विकास होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो सोलापुर से कर्नूल तक है, इसमें कर्नाटक में 51 किलोमीटर, आंध्र में 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में 106 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और चेन्नई से बेंगलोर का जो समय है, उसमें भी निश्चित रूप से काफ़ी कमी आएगी। कर्नाटक के भीतर ये बेंगलोर ग्रामीण और कोलार जिलों से होकर गुजरती है। इसके 3 पैकेजेस जो है वो काम शुरू हो गया है। और हमारा बेंगलोर आईटी हब है और चेन्नई भी है, दोनों के बीच में भी जुड़ेगा। हम एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बेंगलोर में बना रहे हैं चेन्नई पोर्ट के साथ, और लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे कम होगी। और कर्नाटक के विकास में ये बेंगलोर से चेन्नई और ये कर्नूल से चेन्नई ये हाईवे विकास में खूब उपयोगी होगा। मेरा विश्वास है कि ये जो पैकेजेस है, ये हम लोग ये रोड को आने वाले इसी साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो नया साल आएगा उसमें आपको जनवरी में ये रोड से जाकर आप डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अब कोल्हापुर और सोलापुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी निश्चित रूप से कम होगी। जो बेंगलोर का रिंग रोड है वो 282 किलोमीटर है, 17,000 करोड़ इसकी लागत है। राज्य सरकार ने हमको लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में 30% दिया है। ये कर्नाटक के भीतर रामनगर, बेंगलोर ग्रामीण और बेंगलोर होकर गुजरती है। इस रिंग रोड का 242 किलोमीटर कर्नाटक में और 40 किलोमीटर तमिलनाडु के होसूर जिले में है। और मेरा विश्वास है कि पूरी तरह ये रोड बेंगलोर के ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहाँ बेंगलोर के उपशहरी क्षेत्र होसकोटे, देवनहल्ली
दोडबल्लापुर, रामनगर, कनकपुरा और अनेकल, इससे बहुत बड़ा विकास के लिए ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी और विकास होगा। नेलमंगला तालुका बेंगलोर ग्रामीण जिले में हम बहुत बड़ा MMLP को कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगे। ये बाईपास बनने से चेन्नई पोर्ट और कृष्णपट्टनम पोर्ट के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार जाएगा और ये रिंग रोड हम निश्चित रूप से जनवरी 2025 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि इसके 6 पैकेजेस है, 17,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और ये कर्नाटक में अभी 35% काम इसका रोड का पूरा हुआ है। जो सोलापुर से कर्नूल है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरता है, ये 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी पूरी लंबाई 1207 किलोमीटर है और इसकी कीमत 50,000 करोड़ है। सोलापुर कर्नूल एक्सप्रेसवे में 12,000 करोड़ की परियोजना के लागत से 334 किलोमीटर लंबा है। इसमें कर्नाटक में 177 किलोमीटर है जिसकी कीमत 6,500 करोड़ है और उत्तरी कर्नाटक और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में इससे जो कनेक्टिविटी होगी वहाँ का विकास होगा, पर्यटन और तीर्थ यात्रा भी बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जनवरी 2025 के पहले हम निश्चित रूप से इसका पूरा करेंगे। लैंड पोजीशन में थोड़ा सा मंत्री जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉम्पेंसेशन के पैसे हमने जमा कर दिए हैं कर्नाटक में, थोड़ा इसका लैंड एक्विजिशन तेज़ी से हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट बहुत निश्चित फास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट भी कर्नाटक के लिए बहुत उपयोगी होगा। बेंगलोर से मैसूर हमने ऑलरेडी हाईवे बना दिया है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है 117 किलोमीटर का और मेरा विश्वास है कि इसमें से 1.25 घंटे में अब बेंगलोर से मैसूर जाना आसान होगा और इसी हाईवे को कर्नाटक के रिंग रोड से जोड़ने के कारण जो बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक आता है वो नहीं आएगा और इसके कारण अब मैसूर भी IT सिटी बन रही है। पोर्ट कनेक्टिविटी में आदरणीय मंत्री जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि होनर पोर्ट कनेक्टिविटी में 4 लेनिंग के रोड का काम हमने शुरू कर दिया। करीब 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये पोर्ट डेवलप होने से कर्नाटक का बहुत विकास होगा, पर यहाँ CRZ का क्लियरेंस न मिलने के कारण हमको प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और काम अधूरा छोड़ना पड़ा है। मैं अनुरोध करूँगा कि ये CRZ का प्रपोजल अगर जल्दी आएगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैंगलोर के पोर्ट कनेक्टिविटी में भी ये स्ट्रेच फ्रॉम सुरतकाल टू नंथुर ये कंप्लीट कर दिया है, एडिशनल फ्लाईओवर अभी बना रहे हैं और इससे पड़ील जंक्शन टू मारोली और फ्रॉम नंथुर ये इसका भी काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि पोर्ट अगर अच्छे होंगे तो कर्नाटक के विकास की और गति बढ़ेगी। जो बेलेकरी पोर्ट है उसमें 2 लेन पेव शोल्डर बेलेकरी पोर्ट टू कुमठा सिरसी ये भी काम 60% पूरा हुआ है और इसमें भी हम 500 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। थोड़े लैंड एक्विजिशन के इशू है, वो अगर पूरे होंगे तो बहुत अच्छा जल्दी ये पूरा होगा। बेलेकरी पोर्ट कनेक्टिविटी पार्ट 2 ये भी करीब 74.8 किलोमीटर है, इसका भी करीब 21% काम कच्ची पूरा हुआ है और फॉरेस्ट क्लियरेंस और ट्री कटिंग के परमिशन के लिए अटका हुआ है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कर्नाटक के विकास में ये रोड बहुत महत्वपूर्ण होंगे। टोटल जो रोपवे की बात है, हम लोग 350 रोपवे के प्रोजेक्ट करीब 1.5 लाख करोड़ के हमारे पूरे देश में कर रहे हैं। इसमें NHML और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनके बीच में MOU भी साइन हुआ है। ये जो MOU है उसके अनुसार राज्य में विकास के लिए 16 प्रपोजल PWD मिनिस्टर जी ने हमारे पास भेजे हैं और डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी भी हम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स कोदाचड्डी हिल्स एंड अंजनाई हिल्स ये दोनों प्रोजेक्ट को अभी हमने मंजूरी दी है और 3 महीने के अंदर इसके कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा विश्वास मैं लोक प्रतिनिधियों को देना चाहता हूँ। ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मुन्नियमगिरी और मधुगिरी फोर्ट ये भी DFS बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी पर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कोदाचंद्री हिल्स रोपवे और कोप्पा डिस्ट्रिक्ट में अंजनाद्री हिल्स का ये दोनों काम की मैंने ऑलरेडी घोषणा की है कि ये जल्दी शुरू होंगे। CRF में मंत्री जी ने कुछ पुराने काम जो 2009 से थे जो शुरू नहीं हुए वो रद्द करने का प्रपोजल मुझे दिया है और निश्चित रूप से मैं आज
2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर्नाटक के लिए सीआरएफ में मंजूर करने की घोषणा करता हूं। ये भी प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ सेतु बंधन प्रोजेक्ट में 22 आरओबी और आरओबी के वर्क्स करीब 850 करोड़ के हमने मंजूर कर दिए हैं। और इसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें धारवाड़ में 2 है, बगलकोट में, कोप्पल में, हुएरी में, गढ़ग और बागलकोट, ये सब फ्लाईओवर है। ये इसकी भी मंजूरी की घोषणा मैं करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे बीच में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हेलीकॉप्टर से बेलगांव जिले में काफ़ी जगह जाने का मौका मिला। मैं काफ़ी जगह गया तो ऊपर से मैं देख रहा था सब जगह गन्ना ही गन्ना था। मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, पर हमारे यहाँ आपके जैसा इतना गन्ना नहीं है। पर इसमें मैं ये मानता हूँ कि 2004 से मैं लगातार इथेनॉल के पीछे लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राज़ील भेजा था। उसके बाद लगातार हम काम कर रहे थे। थोड़ा सा इस साल थोड़ी पॉलिसी में शुगर शॉर्टेज के कारण थोड़ी अड़चन आई है, पर वो टेम्पररी फेज़ है। पर अब इथेनॉल की इकोनॉमी बहुत डेवलप हुई है। मैं आदरणीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है जिस पे मैं दिल्ली में घूमता हूँ, और वो गाड़ी 100% इथेनॉल पर चलती है। और वो ये किसानों ने तैयार किया हुआ ग्रीन ईंधन है, और जिसमें पेट्रोल के तुलना में इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है। और अगर ये गाड़ी का एवरेज पकड़ के अगर हिसाब किया जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि इंडियन ऑयल 400 जगह पर इथेनॉल के पंप डाल रहे हैं। आपके ज़िले में 28 शुगर मिलें हैं, और मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहा है कि जितनी शुगर मिलें इथेनॉल बनाती है अब उनको इथेनॉल के पंप डालने की अनुमति दो। बजाज, टीवीएस और हीरो और इन्होंने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल पर बनाई है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब बेलगांव ज़िले में जो इथेनॉल होता है वो पेट्रोल के पंप यहाँ के बंद करवाइए, सब जगह इथेनॉल के पंप शुरू करिए, और यहाँ की स्कूटर, यहाँ की मोटरसाइकिल, यहाँ के ऑटो रिक्शा, यहाँ की कार अगर पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर चलेगी तो ग्राहकों को भी फायदा होगा और यहाँ प्रदूषण भी नहीं होगा और किसानों को इसका फायदा होगा। आज इथेनॉल जो है वो किसानों का है, और गन्ने को जो भाव बढ़े है कल, तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के कारण जो पैसा मिलेगा वो किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। पर हम यहाँ तक रुके नहीं हैं। अभी इथेनॉल से हमने बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना लिया है। और अब वर्ल्ड में ये बात की चर्चा हो रही है, डावोस में हुई थी, कि हमारे पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में हम 5% तक बायो एविएशन फ्यूल डालें। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान 50% बायो एविएशन फ्यूल में डालकर देहरादून से दिल्ली लाने का हमने एक यशस्वी प्रयोग किया था। अभी इतने में एयर एशिया का एक प्राज इंडस्ट्री के साथ बायो एविएशन फ्यूल डाल के वो भी प्रयोग यशस्वी हुआ। 2 साल पहले 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे फाइटर जेट भी ये बायो एविएशन फ्यूल पे चले। तब आने वाले ज़माने में अब इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बनेगा, और हमारा देश में जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता है, क्योंकि हम बिजली तैयार करते हैं। केवल बिजली दाता नहीं है, तो अभी हमने दिल्ली में, हरियाणा में जो राइस स्ट्रॉ होता है जिसको परली कहते हैं, उससे पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 76,000 टन पर डे बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और 150 टन बिटुमिन, बायो बिटुमिन पर डे का प्लांट शुरू हुआ है। मैं खुद इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि हमारा जो बगास है, बायोमास है, इससे डायरेक्ट बिटुमिन बनेगा। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है,
50 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम वेस्ट टायर को इंपोर्ट करने की अनुमति दी है और रबर की पाउडर अब बिटुमिन में जाएगी, प्लास्टिक जाएगा और उसके साथ हमारा किसान अब बिटुमिन भी बनाएगा। तो अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और हवाई ईंधन दाता अगर किसान बनेगा तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट विलेजेस नहीं, स्मार्ट सिटीज नहीं तो स्मार्ट विलेजेस भी बनेंगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट गांवों में आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कर्नाटक में बेलगांव ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां 28 शुगर मिल है और ये मैंने ऊपर से देखा है। मुझे लगा कि कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा गन्ना है। अब आने वाले समय में, एक समय ऐसा था कि शुगर सरप्लस थी पर शुगर का शॉर्टेज है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे किसानों का भविष्य गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे बेलगांव की इकोनॉमी, ये गन्ना उत्पादक किसानों की इकोनॉमी जो है पूरी उनके आर्थिक इथेनॉल और शुगर से जुड़ी हुई है और इसलिए आने वाले समय में बेलगांव ये केवल इथेनॉल बनाने वाला नहीं तो पूरे दुनिया को हवाई ईंधन सप्लाई करने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये कोशिश आप जरूर करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं कोई बात हवा की नहीं करता हूँ, मैं खुद प्रयोग करता हूँ और जो बोलता हूँ वो 100% करता हूँ, झूठ नहीं बताता कभी। तो मेरी बात पर विश्वास रखिए और मैं जो कहता हूँ वो 100% बातें सिद्ध होती है। और इसलिए डंके की चोट पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश का किसान हवाई ईंधन तैयार करेगा और दुनिया के हवाई जहाज हमने दिए हुए फ्यूल पर चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए बेलगांव को इथेनॉल का और इथेनॉल से हवाई ईंधन का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में यहाँ के लोक प्रतिनिधि, विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार जरूर इंटरेस्ट ले, यही उनसे मेरा अनुरोध है। फिर से एक बार ये भी बात कहूँगा कि अब हमारे किसान बायोमास से, प्रेस मड से बायो CNG, बायो LNG, बायो गैस बना रहे हैं। अब भारत सरकार सोच रही कि जो पाइपलाइन है गैस की, इसमें डायरेक्ट वो डाल सकेंगे, ऐसा भी निर्णय हुआ है। जल्दी ऑर्डर निकल जाएगा और हमारे ट्रैक्टर, हमारी कार, हमारी बसेस CNG पर चलेगी। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक की बात जब की, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस की, तो लोग बोलते थे कैसा होगा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए वेटिंग लिस्ट है। 5 साल में पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि हाइड्रोजन आने वाला है, हमारा किसान अब हाइड्रोजन भी बनाएगा जो फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं देश नहीं, तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। यही हमारा सपना है। मेरा विश्वास है कि चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे हवाई ईंधन हो, चाहे बायोमास और प्रेस मड से CNG, LNG बनाने की बात हो, इसमें अगर बेलगांव आगे होता है, कर्नाटक आगे होता है, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यही गन्ना उत्पादक स्टेट है और दुनिया में इसमें एक्सपोर्ट करने की बहुत बड़ी चांसेस है। पूरी बायो एविएशन फ्यूल आज जैसे पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल ये पूरे अरब कंट्री से आता है, वो दिन अब दूर नहीं कि ग्रीन हाइड्रोजन, हवाई ईंधन और इथेनॉल हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा। आसाम में नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बनाने का एक बड़ा फैक्ट्री शुरू हुई है। वहाँ के MD को मैंने कहा कि वहाँ से पाइपलाइन से बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जब मुझे मिले तब मैंने उनको सुझाव दिया, वो बड़े इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहा ये पाइपलाइन में पेट्रोल भेजने के बजाय जो बाम्बू से इथेनॉल बनता है वो 20% डाल के भेजो और जल्दी ही डीजल में भी 7.7% इथेनॉल डालने की बात चल रही है। अभी जो कोयले से मिथेनॉल बनता है वो 15% हमारे यहाँ डीजल में डालने की बात हुई। मैं कर्नाटक सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक स्टेट रोड कॉरपोरेशन ने मेरे हाथ से बेंगलोर में 15 बसेस का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। अशोक लेलैंड ने उनके ट्रक मिथेनॉल पर चलने वाले वहाँ लॉन्च किए। डीजल का भाव है 110 रुपये लीटर और मिथेनॉल का भाव है 22 रुपये लीटर। कितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और इसलिए आने वाले समय में
इन सब बातों में इनिशिएटिव लेने में कर्नाटक की सरकार विशेष रूप से आगे आए। किसानों का भला हो, प्रदूषण कम हो, देश की निर्यात बढ़े और 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट बंद हो, यही हमारी सबकी इच्छा है। मैं फिर से एक बार बेलगांव की जनता को और कर्नाटक की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಆಶೀಸ್ಸು, ಫೇವರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. So with this we end this today's program, the foundation laying and dedication to the nation of 18 national projects. So I want to thank all the officials. घोषणाएं बहुत करनी थी पर समय के अनुसार मैं नहीं कर पाया। मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा। यहाँ सभी एमएलए और मंत्री सब ने मांग की थी बेलगांव में एलिवेटेड कॉरिडोर की। वो वन टाइम डेवलपमेंट में एनएचआई के तरफ से वो काम 450 करोड़ का है, हम हमारे तरफ से करा के देंगे, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ और वो एलिवेटेड कॉरिडोर बेलगांव का हो जाए। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಂಥ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ